हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, एसएससी जेईई का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए 0 to 300 volt voltmeter has an error of ±2% of FSD, that's mean full scale deflection. What is the range of the reading if its true voltage is 30 volt? मतलब एक हम लोग के पास वोल्टमीटर है जिसमें फुल स्केल पर डिफ्लेक्शन हो रहा है कितना, ±2% का। तो अगर इसका एक्चुअल वोल्टेज 30 वोल्ट है तो फिर रीडिंग क्या होगी। ठीक, चलिए तो देखिए यहाँ पे जो एरर हमको दे रखा है, एरर बोला गया है ±2% की, जो कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर है। लेकिन ये उस वोल्टमीटर के लिए है जिसकी रेंज कितनी है, 0 से 300 वोल्ट के बीच, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। आपसे पूछा है कि 30 वोल्ट अगर उसका एक्चुअल वोल्टेज है तो फिर क्या होगा आपका वोल्टेज उस एरर के साथ। तो पहली बात तो ये 2% एरर है, ये इस रेंज के लिए है। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम लोग का 30 वोल्ट है, एक्चुअल वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट है, तो अगर 300 वोल्ट के लिए ये 2% की एरर देती है प्लस माइनस, तो 30 वोल्ट के लिए कितना परसेंट का एरर होगा। ठीक, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिमिटिंग एरर। लिमिटिंग एरर तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस जो आपको एरर दी गई हो, ठीक, इनटू टोटल जिसके लिए आपको एरर दी गई हो वो वोल्टेज अपॉन एक्चुअल वोल्टेज यानी 30। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20%, प्लस माइनस कितना 20%, यानी 30 वोल्ट की रीडिंग के लिए वो प्लस माइनस 20% की एरर देगा। ठीक, अब आप रीडिंग निकाल सकते हैं। तो जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी भाई, 30 वोल्ट उसका एक्चुअल वोल्टेज है, प्लस माइनस 20% ऑफ कितने का, 30 वोल्ट का, उसी के अकॉर्डिंग एरर होगी। तो जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा 30 प्लस माइनस इसका 20% कितना होगा 6 वोल्ट, यानी आपका जो रीडिंग होगी 24 वोल्ट से लेकर, भाई एक बार माइनस एक बार प्लस, 24 20 30 6 36 वोल्ट के बीच में हो जाएगी। ठीक, यहाँ से न्यूमेरिकल एसएससी में आते ही रहते हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर में भी देख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर रिजल्ट इन लीस्ट डिले, यानी जो निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो काउंटर है वो सबसे लीस्ट डिले प्रोवाइड करता है। रिंग काउंटर, कि रिपल काउंटर, कि सिंक्रोनस काउंटर, या फिर असिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ये क्वेश्चन था। तो जो काउंटर में सिंक्रोनस काउंटर है, जो सिंक्रोनस काउंटर होता है, ये सिंक्रोनस काउंटर आपका लीस्ट डिले प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये क्या है, सिंक्रोनाइज हो चुका है। तो यहाँ पे डिले आने के चांसेस बहुत ही कम मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसमें पूछा गया है ए फुल एडर कैन बी मेड ऑफ, यानी जो फुल एडर है, ठीक, हाफ एडर और फुल एडर, ठीक है, मल्टीबिट संख्याओं को जोड़ने के लिए तो फुल एडर का यूज किया जाएगा। वो किसकी सहायता से बना होगा, 2 हाफ एडर की सहायता से, या फिर 2 हाफ एडर एक नॉर गेट लगाएंगे, या फिर 2 हाफ एडर और एक और गेट लगाएंगे, या फिर 2 हाफ एडर और एक एंड गेट लगाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब हम फुल एडर बनाएंगे तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको उसका आंसर मालूम होना चाहिए। तो फुल एडर बनाया जाता है 2 हाफ एडर प्लस और गेट की सहायता से, प्लस और गेट की सहायता, यानी 2 हाफ एडर लगेगा, उसके साथ एक हमको और गेट भी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर, द करंट फ्लो इन अ सेमीकंडक्टर ड्यू टू, यानी जो अर्धचालक है इसमें धारा किसकी वजह से प्रवाहित हो रही है। पहला है ड्रिफ्ट करंट, कि डिस्प्लेसमेंट करंट, या फिर डिफ्यूजन करंट।
ठीक, तो तीनों करंट के कारण से, या फिर केवल पहले दूसरी, या फिर सी ऑप्शन दिया गया फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर डी 2 एंड थर्ड ओनली। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में आपकी जो करंट है वो आपकी ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, आवेशों के डिस्प्लेसमेंट के कारण, ठीक, इन तीनों वजहों से धारा आपकी प्रवाहित होती है। मेजॉरिटी कैरियर से भी बहेगी, माइनॉरिटी कैरियर से भी बहेगी। तो जब इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन आपका स्टार्ट होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको इन धाराओं के बारे में मालूम होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा ए, 1, 2 एंड 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पावर रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनर इज मेड बाय, यानी जो आपका पावर की रिक्वायरमेंट है एसी को चलाने में या फिर लाइटों को जलाने में, कहाँ पर, ट्रेन में, बोगीज में, वो कहाँ से पूरी होती है। पहला है सर्वो जनरेटर के द्वारा, या फिर चार्जेबल बैटरी लगाई जाती है ईच कंपार्टमेंट में, प्रत्येक कंपार्टमेंट में, या फिर आपका अलग से एक जनरेटर चलाया जाता है जो बैटरी के साथ जुड़ा होता है, या फिर बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है। तो देखिए यहाँ पे एंड वर्ड का यूज हुआ है, मतलब लाइट भी चलाना है और आपको एयर कंडीशनर भी चलाना है, तो वो केवल बैटरी के द्वारा नहीं हो पाएगा। हम लोग उस कंडीशन में, यहाँ पे एयर कंडीशनर की बात हो रही है, इस कंडीशन में हम लोग एक जनरेटर का यूज करते हैं जो कि कनेक्ट होता है आपके बैटरी के साथ। ठीक, तब कहीं जाकर ये आपका एयर कंडीशनर चल सकता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग मार्क करेंगे सी पर। अगर आपसे ये कहता कि लाइट या एसी, तो अलग अलग बातें हो जाती, तो वहाँ पे आप दोनों ऑप्शन बी और सी तो कोई भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एंड वर्ड यूज है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को ही प्रिफर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है विच वोल्ट मीटर वुड यू सेलेक्ट फॉर मेजरिंग 50,000 वोल्ट डीसी, यानी एक डीसी वोल्टेज है जो कितना है 50 kV 50,000 वोल्ट है, उसका मेजरमेंट करने के लिए आप किस वोल्ट मीटर का प्रयोग करोगे। पहला है मूविंग कॉयल, दूसरा है हॉट वायर, तीसरा है इलेक्ट्रोडायनमोमीटर या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग ने इफेक्ट देखा, अगर याद हो कि किस प्रकार से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसमें एक आता है हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युत के द्वारा हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले इफेक्ट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है बंधु, वो वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वोल्टेज के स्क्वायर पर, अगर कह लें तो वोल्टेज के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले से केवल और केवल आप वोल्ट मीटर ही बना सकते हैं, इसका यूज हम लोग अमीटर बनाने में नहीं कर पाते हैं। ठीक, और उसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला है ये वोल्ट मीटर बनाने में प्रयोग में लाएंगे, उसके साथ साथ ये हाई वोल्टेज भी प्रोवाइड करेगा, या सॉरी हाई वोल्टेज का मेजरमेंट भी ये करेगा। ठीक, तो 50,000 वोल्ट था, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही यूज करने वाले हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है ए सोलर सेल इज अ ट्रांसड्यूसर। सोलर सेल एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है, तो वो कौन सा ट्रांसड्यूसर है, फोटोवोल्टेइक है, फोटोमिसिव है, या फिर फोटो कंडक्टिव है, या फिर ऑप्शन नंबर डी फोटो रेजिस्टिव है। ठीक है, तो पहली बात तो सोलर सेल एक आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर की श्रेणी में आता है। ठीक, और ये आपका फोटोवोल्टेइक सेल है, फोटोवोल्टेइक सेल है। ठीक, आपका जो सोलर सेल है वो आपका फोटोवोल्टाइक सेल है, जो कि एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर की श्रेणी में आता है। हम लोगों ने देखा भी था कि इससे हम लोग को 0.5 से 1 वोल्ट प्राप्त होता है ना। ठीक, पिछले आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है द रेटिंग ऑफ अ सर्किट ब्रेकर यूजुअली डिटरमिनेट ऑन द
बेसिस ऑफ डैश फॉल्ट, यानी जो सर्किट ब्रेकर की आप रेटिंग डिज़ाइन कर रहे हो वो किस फॉल्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हो, सिमेट्रिकल फॉल्ट के अकॉर्डिंग, या फिर लाइन टू लाइन फॉल्ट के अकॉर्डिंग, या फिर सिंगल लाइन टू ग्राउंड, या फिर डबल लाइन टू ग्राउंड। ठीक, तो सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग है वो सदैव सिमेट्रिकल फॉल्ट को लेकर, सममित प्रदोष सिमेट्रिकल फॉल्ट के लिए ही लेकर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। जो भी करंट रेटिंग जो भी हमको डिसाइड करना है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट के लिए कंसीडर करके हम लोग सर्किट ब्रेकर की डिज़ाइन करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिले हैज़ इनहेरेंट डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, यानी निम्नलिखित में से किस रिले के पास एक दिशीय यानी किसी भी दिशा में अगर प्रदोष होता है तो वो अभिलक्षण उसके पास है कि वो किसी भी दिशा में होने वाले फॉल्ट का पता लगा लेगा। महो रिले, रिएक्टेंस रिले, या फिर इम्पीडेंस रिले, या फिर नन ऑफ दी एबव। ठीक, चलिए तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में अगर हम बात करें तो वहाँ पे यूज़ होता है क्या, महो रिले। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडमिटेंस रिले भी। ठीक, वाई एडमिटेंस रिले, तो ये हम लोग का एक डायरेक्शनल रिले ही होता है। महो रिले हम लोग का डायरेक्शनल रिले होता है, यानी ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉल्ट होने पर आपको जानकारी प्रोवाइड कर देगा और सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देगा। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि महो रिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर, सर्ज एब्जॉर्बर डैश द एनर्जी ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स, यानी जो सर्ज एब्जॉर्बर है वो ट्रेवलिंग वेव्स की एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा कि रिफ्लेक्ट कर लेगा कि डाइवर्ट कर देगा, या फिर थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा। ठीक, सर्ज एब्जॉर्बर या सर्ज मॉडिफायर दोनों एक ही चीज़ है। तो जब हम बात कर रहे हैं सर्ज एब्जॉर्बर की, तो देखिए ध्यान में रखिएगा कि जो सर्ज एब्जॉर्बर है ये आपका जो भी ट्रेवलिंग वेव्स है, कोई भी हाई फ्रिक्वेंसी की वोल्टेज आई उसे बोलते हैं ट्रेवलिंग वेव्स। ठीक है, तो जो हाई फ्रिक्वेंसी की हाई वोल्टेज की तरंगे हैं, ये जो सर्ज एब्जॉर्बर है ये उसकी स्टेपनेस मतलब तीक्ष्णता को, जो उसका बहुत अधिक मान है उसको ये एब्जॉर्व करेगा, और साथ ही साथ स्टेपनेस को कम करेगा, प्लस स्टेपनेस को डिक्रीज करेगा, प्लस उसको क्या कर देगा, ग्राउंड भी कर देगा, यानी अर्थ में उसको रिफ्लेक्ट भी कर देगा। कौन, सर्ज एब्जॉर्बर। ठीक, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हम लोग क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सर्ज एब्जॉर्बर जो है ये हाई वोल्टेज हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स का स्टेपनेस को कम करेगा, साथ ही साथ उसको अर्थ में रिफ्लेक्ट भी कर देगा। ठीक है, चलिए ये यूपीपीसीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कपलिंग फैक्टर ऑफ अ ग्राउंड वायर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, जो कपलिंग फैक्टर होता है ग्राउंड वायर का उसको आप कैसे इंक्रीज करोगे। पहला है रिड्यूसिंग द फुट इम्पीडेंस, फुट के इम्पीडेंस को घटाकर, तो अगर इम्पीडेंस घटेगा तो करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा, यानी अधिक से अधिक करंट आपकी तुरंत ही ग्राउंड हो जाएगी, तो कपलिंग फैक्टर प्रकार से क्या हो गया, बढ़ गया। नेक्स्ट बोला है इंक्रीजिंग द ग्राउंड वायर एरिया, फिर हमको मालूम है कि अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो ये भी बेनिफिट ही है हाई करंट को ग्राउंड करने के लिए। दैट्स मीन यहाँ से भी कपलिंग फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो ये भी सही है। सी वाला बोल रहा है यूजनरी कैंटिलीवर रॉड्स ऑन द क्रॉसिंग अलॉन्ग विद द एरियाज ग्राउंड वायर, यानी आप और रॉड का प्रयोग करोगे जो ग्राउंड वायर है उसके साथ, तो ऐसा करने से भी रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। यानी तीनों ऑप्शन जो यहाँ दिए गए हैं वो क्या हैं, सही हैं कपलिंग फैक्टर को बढ़ाने के लिए, इसलिए हम लोग क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल वोल्टमीटर हैव इंटरनल इम्पीडेंस रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक आइडियल वोल्टमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध या प्रतिबाधा है वो क्या होगी। ठीक, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए।
एक आपसे कह रहा है आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और दूसरा बोला है आइडियल वोल्टमीटर है। तो दोनों की कंडीशन अलग अलग है। जब आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात की जाएगी तो इसका इम्पीडेंस हो जाएगा 0, ठीक, क्योंकि वोल्टेज सोर्स जो है उस वोल्टेज सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में ऐड होगा, ठीक है। वो 0 अगर होगा तभी वो आइडियल बन पाएगा। अपना सारा वोल्टेज ये बना लेते हैं, ठीक, ये डीसी सोर्स लेते हैं, वोल्टेज है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, इम्पीडेंस तो होगा नहीं, और ये आपका क्या होगा, लोड होगा। अगर इस रेजिस्टेंस का मान स्मॉल आर लिख देते हैं, अगर इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या कहीं और वोल्टेज ड्रॉप होगा? नहीं, जितना वोल्टेज इसके पास है सब का सब कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, RL यानी लोड रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया आइडियल वोल्टेज सोर्स में इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनली क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और आइडियल वोल्टमीटर की अगर बात कर रहा है तो वहाँ पे अगर इम्पीडेंस देख रहे हैं तो वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, क्योंकि इसको लगाना किस में, वोल्टमीटर को पैरेलल में। अगर इम्पीडेंस हाई नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, तो मेन लाइन से यानी लोड में जाने वाली धारा का कुछ हिस्सा कहाँ जाएगा, वोल्टमीटर में जाएगा, तो एरर आ जाएगी। इसीलिए आइडियल वोल्टमीटर का होना चाहिए इनफाइनाइट इम्पीडेंस और आइडियल वोल्टेज सोर्स का होना चाहिए 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अनबैलेंस्ड 3-phase voltage supply to an induction motor causes excessive heating of, यानी आप एक अनबैलेंस वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो 3-phase इंडक्शन मोटर को, तो सीधी सी बात है हीटिंग प्रोड्यूस होगी। वो हीटिंग कहाँ होगी पूछा जा रहा है, रोटर में होगी, स्टेटर में होगी, रोटर शाफ्ट पर होगी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, जब आप बैलेंस सप्लाई देते हैं, मगर यहाँ बात कर रहा है अनबैलेंस सप्लाई दी गई, तो जब अनबैलेंस सप्लाई देंगे तो 3-phase अनबैलेंस सप्लाई दे रहे हैं। अब हम लोग को ये मालूम है कि 3-phase की सप्लाई से क्या उत्पन्न होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। 3-phase की सप्लाई से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अगर ये 3-phase की सप्लाई बैलेंस होती तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती, यूनिफॉर्म होती, ठीक। लेकिन अभी ये क्या है, अनबैलेंस है, तो इसकी वजह से हम लोग को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है ना। तो जब ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी तो इससे जो करंट हो रही है स्टेटर में उत्पन्न, या जो करंट आ रही है, वो आपकी एक्सेसिव हीट यानी अतिरिक्त हीट को प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो गर्म क्या होगा, स्टेटर आपका हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो 3-phase अनबैलेंस सप्लाई दिए तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण से जो नॉन यूनिफॉर्म करंट प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से आपका स्टेटर क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे, द वैल्यू ऑफ लोड एंगल फॉर अ सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स मेनली अपॉन इट्स एक्साइटेशन, लोड, स्पीड या फिर सप्लाई वोल्टेज। यानी हम लोग के पास एक सिंक्रोनस मोटर है, उसका जो लोड एंगल है वो किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करें हम लोग सिंक्रोनस मोटर की, तो आइडियली या फिर बिना लोड के हम लोग बोलते हैं ये V है, ये क्या आ जाएगा, EB, फेजर डायग्राम से। जब आप लोड लगाओगे तो ये हल्का सा पीछे हो जाता है ना। तो ये जो EB पहले होना चाहिए था कितना, 180 डिग्री यानी आउट ऑफ फेज, लेकिन लोड लगाने से आपका EB 180 डिग्री नहीं है बल्कि कुछ एंगल पर आ गया है। यही जो एंगल में परिवर्तन हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड एंगल, ठीक। तो ये लोड एंगल कब आया, लोड डालने की वजह से। तो लोड एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किस पर, प्रत्यक्ष रूप से डिपेंड कर रहा है लोड पर। स्पीड तो इसकी स्थिर होती है, उससे कोई मतलब रहेगा ही नहीं। तो सिंक्रोनस मोटर में लोड एंगल डिपेंड करेगा लोड पर, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग मार्क कर देंगे, कौन सा है ये, 14 में हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर B, ठीक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर। आर्मेचर बाइंडिंग इज वन इन विच, यानी आर्मेचर बाइंडिंग वो है जिसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है लीकेज फ्लक्स के कारण से, या फिर ईएमएफ इंड्यूस होता है मेन फ्लक्स के कारण से, या फिर वर्किंग और मेन फ्लक्स क्रिएट होता है फील्ड करंट से, या फिर वर्किंग और मेन फ्लक्स क्रिएट होता है आर्मेचर करंट से। ठीक है, तो जब भी बात करी जा रही है आर्मेचर बाइंडिंग की, तो आर्मेचर बाइंडिंग में आपका ईएमएफ उत्पन्न होगा, और वो भी किसकी वजह से, मेन फ्लक्स की वजह से। ठीक, आपका फ्लक्स जिसमें प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग आर्मेचर बाइंडिंग नहीं बल्कि फील्ड बाइंडिंग बोलते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस कराएंगे, वो भी मेन फ्लक्स की सहायता से, जिसको हम लोग लीकेज नहीं लिंकेज फ्लक्स भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है ड्यूरिंग रिहोस्टिक ब्रेकिंग ऑफ डीसी सीरीज मोटर, यानी डीसी सीरीज मोटर में जब हम लोग रिहोस्टिक ब्रेकिंग का प्रयोग करेंगे तो उसकी स्पीड घटेगी कि डायरेक्शन उसके घूमने की बदल जाएगी, या फिर मशीन जनरेटर की तरह चलने लगेगी, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो ब्रेकिंग का एक टॉपिक आपको डीसी मोटर में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। 3 प्रकार की ब्रेकिंग होती है, एक होती है रिहोस्टिक ब्रेकिंग, दूसरी होती है रीजनरेटिव, और तीसरी होती है प्लगिंग। सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग टार्क उत्पन्न होता है किसमें, प्लगिंग ब्रेकिंग में। यहाँ बात की जा रही है रिहोस्टिक ब्रेकिंग की। तो रिहोस्टिक ब्रेकिंग में करेंगे क्या, आपका जो भी मोटर है, सीरीज बोला है सीरीज लगा दिए, ये आपका अभी तक मोटर था। जब हम रिहोस्टेड ब्रेकिंग का प्रयोग करेंगे तो उस ब्रेकिंग में यहाँ से सप्लाई को हटाएंगे और इसके स्थान पे क्या लगा देंगे, यही रिहोस्टेड वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो ये मशीन अब क्या होगी भाई, जो मोटर की तरह काम कर रही थी, करंट ले रही थी आर्मेचर, अब जो लोड लग गया, मशीन तो रोटेट कर रही है, ईएमएफ बन रहा है, सर्किट कंप्लीट है, तो ये करंट यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और ये मशीन अब क्या बन गई, ये मशीन बन गई आपका डीसी जनरेटर। तो मशीन क्या हुई, जनरेटर की तरह कार्य करना स्टार्ट कर दे रही है। तो रिहोस्टेड ब्रेकिंग में यही होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग मार्क करेंगे सी, द मशीन ऑपरेट एज अ जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फील्ड कॉपर लॉस आर कांस्टेंट इन विच डीसी मोटर, यानी किस डीसी मोटर में जो फील्ड कॉपर लॉस है वो कांस्टेंट होता है। कॉपर लॉस कुछ अलग नहीं बल्कि हम लोग का I²R ही है। जिस मोटर में करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो स्थिर होता है, अगर करंट स्थिर है तो कॉपर लॉस भी स्थिर हो जाएगी। तो क्या सीरीज में ऐसा होता है, नहीं, सीरीज में ऐसा नहीं, लोड पर डिपेंड करेगी धारा। शंट अगर मोटर की बात करें, पतले तार और अधिक बढ़ते, ये लग गया आर्मेचर, आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग, ये है ना, मोटर ही बना दिए। ठीक, तो अब इसमें करंट जाएगी IA, इसमें करंट जाएगी ISH, एंड ISH इज इक्वल टू क्या होता है, V/RSH। वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस बोथ आर कांस्टेंट, दैट्स मीन ISH शंट करंट इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक, अगर ISH कांस्टेंट है तो कॉपर लॉस आप फील्ड वाइंडिंग के लिए क्या लिखोगे, ISH² × R। करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कॉपर लॉस भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो किस में मिला आपको, शंट में ही तो मिला। सीरीज में ऐसा हो सकता है नहीं, क्योंकि सीरीज वाइंडिंग में ये जो करंट ISC है डायरेक्टली डिपेंड करेगी किस पे, लोड पर डिपेंड करेगी। लोड वेरी करेगा, ISC वेरी कर जाएगी, तो वहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसमें हम लोग 17 में मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, शंट मशीन में आपकी फील्ड वाइंडिंग लॉस कांस्टेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर ऑक्सिलरी सर्किट इफ यूज्ड एज अ ट्रांसड्यूसर, यानी ऐसा कौन सा ट्रांसड्यूसर है जिसमें हम लोग को सहायक सर्किट की आवश्यकता नहीं होगी। अब ऑप्शन दिया है कैपेसिटेंस, फोटोवोल्टाइक सेल, रेजिस्टेंस या फिर इंडक्टेंस, है ना। देखिए, अब आप ट्रांसड्यूसर में अगर किसी ऑक्सिलरी सर्किट का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो उसका सीधा सा मतलब क्या है कि वो क्या है, एक आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। वो क्या है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर है।
एक्टिव ट्रांसड्यूसर में हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें एनर्जी देने की आवश्यकता बाहर से नहीं होती है, खुद ही बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग फोटोवोल्टाइक सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा सोलर सेल, वो क्या है, एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है जिसमें किसी एक्सटर्नल या फिर ऑक्सिलरी सर्किट की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर, द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ a 400/230 volt single phase 50 Hz is to be connected to a 25 Hz supply. In order to keep the magnetizing current at the same level in both cases, the voltage at 25 Hz should be. यानी इसमें पूछा है, एक आपके पास ट्रांसफार्मर था, है ना, कितने का, 400/230, 400 यहाँ था, यहाँ कितना रहा होगा, 230। ठीक है, इसको हम लोग ऑपरेट कर रहे थे कितने पर, 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर। अब कह रहा है कि इसी लो वोल्टेज बाइंडिंग को जो 50 हर्ट्ज पहले आप दे रहे थे, अब कितना देना है आपको, 25 हर्ट्ज देना है। जब 25 हर्ट्ज दे रहे हो तो उस कंडीशन में भी जितनी मैग्नेटाइजिंग करंट ये 50 हर्ट्ज पे ले रहा था, उतनी ही करंट इसको 25 हर्ट्ज पे भी लेना है। तो ये वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, यही इतना पूछा गया है। मैग्नेटाइजिंग करंट यानी आई म्यू, आई नॉट साइन फाई नॉट। ठीक है, यहाँ तक है ना। अब ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है आई म्यू, ये कहाँ जाती है, तो ये जाती है फ्लक्स के उत्पादन में, यानी जो फ्लक्स है ये उतना ही उत्पन्न होगा जितना उसमें क्या होगी, मैग्नेटाइजिंग करंट होगी। यहाँ तक क्लियर है बात। अब मैग्नेटाइजिंग करंट ये जो है फ्लक्स, फ्लक्स भाई वही है, फ्लक्स अगर स्थिर रहा दैट्स मीन मैग्नेटाइजिंग करंट स्थिर रही होगी। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है ट्रांसफार्मर में, तो हम लोग को मालूम है कि फ्लक्स V/F के रेशियो पर डिपेंड करता है। अगर V/F का रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो आपका मैग्नेटाइजिंग करंट चेंज होने वाली नहीं है। तो हमें मतलब मिला क्या कि V1F1 इज इक्वल टू हमको रखना है V2F2। अगर ये रहा तो फ्लक्स नहीं चेंज होगा, फ्लक्स आपका हर कंडीशन में क्या रहेगा, फाई। फ्लक्स नहीं चेंज हुआ मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट चेंज नहीं हुई होगी। तो देख लीजिए, पहले 230 था, फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 50 हर्ट्ज। अभी वोल्टेज कितना कर, फ्रिक्वेंसी कितना कर दिया आप, आधा, 25। तो वोल्टेज भी कितना करना पड़ेगा आपको, आधा करना पड़ेगा। मतलब सही उत्तर क्या होगा, 115 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ड्रिफ्ट करंट इन अ सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, देखिए सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट सब बहती है। अब उसी में पूछ लिया है कि जो ड्रिफ्ट करंट बह रही है, ये ड्रिफ्ट करंट ये बताइए कि किस पे डिपेंड कर रही है। ठीक, ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड के विद्युत क्षेत्रफल केवल, ओनली द कैरियर कंसंट्रेशन, जितना आपने कैरियर कंसंट्रेशन उसमें आपने अलग से आवेशों को मिलाया है उनकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और कैरियर कंसंट्रेशन पर, या फिर डी बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जो कैरियर कंसंट्रेशन की प्रवणता है, ग्रेडियंट है, उस पर और विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड कर रही है, या फिर केवल जो आपने आवेश मिलाया है उसकी सांद्रता, ठीक, जो इम्प्योरिटी मिलाई है उसकी कैरियर कंसंट्रेशन पर और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो ड्रिफ्ट करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अगर देखा जाए तो शायद अच्छे समझ में आए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd बराबर क्या होता है, म्यू इंटू ई। जितना तेज चलेगा उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट करंट आपको मिलेगी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड पर और किस पर डिपेंड कर रही है, मोबिलिटी पर। इतनी चीज़ क्लियर है। तो मोबिलिटी का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है कि होल्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो मोबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की हाई होती है, और होल्स की मोबिलिटी क्या होती है, लो होती है। ठीक, यहाँ तक तो सीधी सी बात है कि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है तो ड्रिफ्ट करंट भी इन्हीं दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको मिल गया। अब मोबिलिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ कैरियर चार्ज, उसके पास कितने आवेश हैं, यानी कंसंट्रेशन उसका कैसा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैरियर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी हम लोग की ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21।
ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड इज ऑपरेटिंग एट अ पावर फैक्टर एंगल फाई, इट इज द एंगल बिटवीन, यानी आपका जो पावर फैक्टर एंगल फाई है वो किसके बीच का एंगल होता है। तो जो कॉस फाई, पावर फैक्टर क्या होता है कॉस फाई, ये जो फाई है इस फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज एंगल बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। फेज एंगल, तो ये फेज क्वांटिटी के लिए होगा, फर्स्ट चीज ये फेज क्वांटिटी के लिए होगा, और ये एंगल कहा जाता है इट इज द एंगल बिटवीन नेट या रिजल्टेंट वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट आई। रिजल्टेंट वोल्टेज V और रिजल्टेंट करंट I के बीच में बनने वाला कोण फेज एंगल कहलाता है। जब इसको हम लोग कॉस के साथ लिखते हैं तो ये इतना टर्म हम लोग का पावर फैक्टर बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लाइन वोल्टेज, फेज करंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s-a। तो लाप्लास का फार्मूला तो याद ही कर लीजिए, एक आध क्वेश्चन आपको कंट्रोल सिस्टम में वहां से मिल जाएगा। 1/s-a इसका इनवर्स लाप्लास जो होगा e की पावर 80 होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें बहुत सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इंडक्टेंस इफेक्ट ऑफ द फ्लो ऑफ डीसी करंट एट द टाइम ऑफ। इंडक्टेंस का इफेक्ट डीसी करंट के लिए किस समय होगा, टर्निंग ऑफ के समय, टर्निंग ऑन के समय, या ऑफ ऑन दोनों के समय, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक, इंडक्टेंस, ठीक, तो इंडक्टेंस कब होगा, ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स, जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी धारा में जब परिवर्तन होगा तभी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑरस्टेड लॉ, है ना। ऑरस्टेड ने कहा था कि धारा जा रही है तो उससे क्या होगा, फ्लक्स आ जाएगा। तो अगर धारा परिवर्तित हो रही है तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। बट इन द केस ऑफ डीसी, अगर डीसी में इंडक्टेंस हो रहा है, ठीक, जिसको हम लोग बहुत माइनर होता है निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन होता है, कब होगा। अब सपोज दैट ये 5 वोल्ट का वोल्टेज है या 5 एम्पेयर की करंट ही ले लेते हैं, तो आप जैसे स्विच को ऑन करोगे क्या तुरंत वो 5 एम्पेयर की वैल्यू को अचीव कर लेगा, नहीं, थोड़ा सा तो डिले होगा, टाइम लगेगा। आपने स्विच को ऑफ किया क्या तुरंत 0 हो जाएगा घटकर, नहीं, थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये जो टाइम है स्टार्टिंग में और एंडिंग में, इसको बोलते हैं स्विचिंग टाइम। ठीक है, ऑन और ऑफ करने में समय। इस समय धारा क्या हो रही है, चेंज हो रही है, फ्लक्स क्या होंगे, चेंज होंगे। दैट्स मीन हमको इंडक्टेंस मिलता रहेगा। तो ऑन टाइम में भी है और ऑफ टाइम में भी है। अगर आप बार बार स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हो तो डीसी सर्किट है उसमें भी क्या होगा, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी आ जाएगी, क्योंकि इंडक्टेंस कहता ही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोजिशन करेगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या मार्क करेंगे हम लोग, इसलिए सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 प्लस विथ 0 इनिशियल कंडीशन। देखिए यही चीज़ आ गई, ये होता है इनिशियल टाइम स्टार्टिंग में, ये होता है स्टडी स्टेट टाइम। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सर्किट है या एलिमेंट है जो 0 इनिशियल कंडीशन पर शॉर्ट सर्किट की तरह पर बिहेव करेगा। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट सर्किट का मतलब है अगर सर्किट शॉर्ट है तो इसका सीधा सा मतलब है वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जानी है, 0, और करंट आपको मिलेगी जिसको बोलेंगे आप ISC, है ना। तो ये आपका जो बिहेवियर होता है वो कैपेसिटर में होता है, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज स्टोर होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में वोल्टेज स्टोर होता है। तो स्टार्टिंग में तो उसके पास वोल्टेज कुछ भी नहीं है, वोल्टेज कुछ भी नहीं है। जब आप चार्ज करना स्टार्ट करोगे, स्विच को क्लोज करोगे, यानी t बराबर यही बोला है 0 प्लस बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल टाइम है, आरंभिक समय है, तो वोल्टेज तो बढ़ने लगा, लेकिन करंट क्या होती है, घटने लगती है। इक्वेशन आपको उसके लिए याद होना चाहिए, v बराबर क्या होता है, v0 e की पावर माइनस t अपॉन टाउ, और ये क्या किसकी लाइन आती है, करंट की। ठीक, तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है करंट क्या होती है बंधु, डिक्रीज करने लगती है। तो दैट्स मीन ये इनिशियल टाइम में हमको दिख रहा है वोल्टेज की वैल्यू क्या यहाँ पे 0, और करंट की वैल्यू क्या देखिए मैक्सिमम, या जितनी अधिकतम है सबसे अधिक करंट है। उसके बाद करंट का ग्राफ ऊपर नहीं कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये किसका है, कैपेसिटर का है। ये किसका ग्राफ है, कैपेसिटर का चार्जिंग के समय का ग्राफ है। तो कैपेसिटर ही शॉर्ट सर्किट में
की तरह बिहेव करता है इनिशियल टाइम में। जबकि अगर आपसे कहे स्टडी स्टेट बताओ, लास्ट पोजीशन में बताओ, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, करंट घट के 0 हो जाएगी, करंट घट के क्या हो जाएगी 0, वोल्टेज इस समय क्या है मैक्सिमम, ये बताओ ये कब मिलता है, वोल्टेज मैक्सिमम मिल रहा है, करंट 0 है, इस समय सर्किट क्या है ओपन। भाई जब सर्किट ओपन होती है तभी ऐसा होता है कि करंट 0 हो जाए जबकि वोल्टेज आपको मिलता रहता है। तो किसका बिहेवियर है ये, कैपेसिटर का है, ठीक, चार्जिंग टाइम में। इंडक्टर का चार्जिंग टाइम में इसी का जस्ट अपोजिट, इनिशियल में इंडक्टर ओपन हो जाएगा और स्टडी स्टेट में क्या हो जाएगा शॉर्ट। तो ये ग्राफ अगर आपको याद है चार्जिंग डिस्चार्जिंग का तो आई होप आप क्लियरली इसको कर लेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। A conductor of a length L has current I passing through it, यानी एक कंडक्टर है, इसकी लंबाई L है, कैपिटल L है, और धारा बह रही है उसमें I एम्पियर की। जब इसको प्लेस किया जाता है पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर में रखा जाएगा, तो इसमें कितना फोर्स डेवलप होगा, है ना। तो जब आपका कोई भी ऋजुरेखीय चालक, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर एक फोर्स लगता है, कितने का, BIL साइन थीटा का, ठीक। थीटा एंगल होता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक। धारा या चालक, भाई चालक में धारा बहेगी, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है। तो ये थीटा बोल रहा है पैरेलल है, तो पैरेलल केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। भाई ये चुंबकीय क्षेत्र है, चालक भी ऐसे रख दिया गया, ये कंडक्टर, इसमें धारा बह रही थी आई, और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं से कोई एंगल बन रहा है नहीं, कितना बन रहा है 0, एंड साइन 0 की वैल्यू 0, एंड 0 इंटू समथिंग 0 क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो फोर्स कितना आ जाएगा आपका 0 न्यूटन का आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 25 सवाल थे, इसको आप सॉल्व करिए, समझिए, जिस क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में फिर से पूछिए। जल्द ही मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।